Hi friends, welcome to my channel. Today I Kajal going to introduce you about the OET exam, Occupational English Test. आज हम इसमें ये बात करने वाले हैं कि OET एग्ज़ाम जो है उसको कौन कौन से लोग दे सकते हैं, आई मीन किस प्रोफेशन के लोग दे सकते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, आप कौन कौन सी कंट्रीज़ में जा सकते हैं मनी अर्न करने के लिए. विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट. ओके. ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट, ये टेस्ट जो है वो नॉर्मली हम जो मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड लोग हैं वही दे सकते हैं. दूसरे लोग नहीं दे सकते हैं. आई मीन टू से कि जैसे आइलेट्स जो है जो उसको कोई भी दे सकता है, आई मीन किसी भी प्रोफेशन के जो पर्सन होते हैं दे सकते हैं. बट OET एग्ज़ाम जो है वो मोस्टली और मेडिकल प्रोफेशनल लोगों के लिए ही होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए, रेडियोग्राफर्स हो गए, फार्मासिस्ट हो गया, OT टेक्नीशियंस हो गए एंड स्पीच थेरेपी हो गए. तो जो भी लैब टेक्नीशियंस हो गए, तो जो भी मेडिकल प्रोफेशन से जितने भी लोग रिलेटेड है वही दे सकते हैं. अब आप ये बोलेंगे कि ऐसा क्यों, कि मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड लोग ही क्यों दे सकते हैं. बिकॉज इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, इसमें जो टॉपिक्स आते हैं वो मेडिकल प्रोफेशन से ही रिलेटेड होते हैं. एंड नाउ पूछेंगे ऐसा ऐसा क्या, लाइक जैसे कि इसमें ड्रग्स के बारे में पूछे जाएंगे, इन्वेस्टिगेशंस के बारे में पूछे जाएंगे, डिजीज़ कंडीशन के बारे में पूछा जाएगा. हाँ, इसमें टॉपिक्स होंगे रिलेटेड टू, जैसे डॉक्टर्स एंड नर्सेज आर टॉकिंग टॉकिंग टू ईच अदर, डॉक्टर एंड पेशेंट इज़ टॉकिंग टू ईच अदर. तो इस टाइप के इसमें क्वेश्चंस होते हैं, पैराग्राफ इसी से रिलेटेड आते हैं. पहला क्वेश्चन हो गया कि ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट. नंबर 2, इसको कौन कौन से लोग दे सकते हैं. ठीक है. उसके बाद नंबर 3 कि OET एग्ज़ाम जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज़ में, मतलब उसको देने के बाद हम किस किस कंट्रीज़ में अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए. तो जैसे सबसे पहला इसमें यूके आ जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आ जाता है, कनाडा भी नाउ अब एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, न्यूजीलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है, थाईलैंड है एंड अरब कंट्रीज़ हैं, स्विट्ज़रलैंड है, आयरलैंड है, आइसलैंड है. ये कंट्रीज़ हैं जो कि एक्सेप्ट करती हैं OET एग्ज़ाम्स को. और भी कंट्रीज़ हैं बट ये मेनली कंट्रीज़ हैं जो कि OET एग्ज़ाम को एक्सेप्ट करती है और जहाँ पे लोग जाना नॉर्मली प्रेफर करते हैं, जहाँ पे कि काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज़ भी है अवेलेबल ना. अब हम इस पे आते हैं कि OET एग्ज़ाम जो है वो हम कब दे सकते हैं. तो मैं आपको ये बता दूं कि OET एग्ज़ाम जो है वो आप किसी भी मतलब मंथ में सिर्फ 2 टाइम्स ही दे सकते हैं. नाउ मंथ के स्टार्टिंग में और मंथ के लास्ट में. नाउ कम टू कि इसका जो फ़ी होती है वो कितनी होती है. मोर देन 30,000 ही होती है नॉर्मली. मैंने जब इस एग्ज़ाम को दिया था तो उस वक्त मैंने 36,000 मैंने पे किए थे. नंबर 3 कि ये जो एग्ज़ाम है उसके कितने अटैम्प्ट्स होते हैं. तो इट्स अप टू यू, आप जब तक चाहें इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं. एक बार दीजिए, 2 बार दीजिए, 3 बार दीजिए, इट्स अप टू यू कि आप कितनी बार इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं. लाइक अब मैं आपको ये बताऊँगी कि ये जो OET एग्ज़ाम है एक्चुअली में, मतलब हम हर जगह सुनते हैं OET OET, तो एक्चुअली में ये एग्ज़ाम जो है वो मैंने आपको बताया कि इंग्लिश ऑक्यूपेशनल टेस्ट है. इसको मेडिकल प्रोफेशन के लोग दे सकते हैं. अब मैं थोड़ा सा ये बताती हूँ कि इस एग्ज़ाम में एक्चुअली मतलब कैसे होता है, किस किस पार्ट्स में डिवाइड होता है. तो सेम एज़ आइलेट्स ये भी 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. इसके भी 4 मॉड्यूल्स होते हैं. स्पीकिंग होता है, राइटिंग होता है, लिसनिंग होता है एंड रीडिंग होता है. सेम वैसे ही 4 पार्ट्स होते हैं, जो कि एग्ज़ाम जो होता है वो 4 आवर्स के लिए होता है. लाइक हर एग्ज़ाम जो है, हर सब जिसको हम सब टेस्ट बोलते हैं, तो ईच सब टेस्ट इज डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट्स एंड वो जो कि एक एक घंटे के लिए वो होता है. एंड एक बात और है कि जो एग्ज़ाम होता है वो बिल्कुल रेगुलर होते हैं 4 आवर्स के लिए. ऐसा नहीं है कि आपको मतलब गैप मिलेगा. हाँ, मिल सकता है, मिलता है गैप. जैसे कि फर्स्ट के जो 3 एग्ज़ाम्स हैं, लाइक जैसे सबसे पहले आपका रीडिंग हो गया, देन राइटिंग हो गया, देन उसके बाद लिसनिंग हो गया. इसके बाद आपको हाफ एन आवर का गैप या फिर 1 आवर का गैप मिलता है. देन उसके बाद आपकी स्पीकिंग होती है. ठीक है. नाउ कम टू द कि अब जो ये OET एग्ज़ाम है वो कितने टाइम के लिए वैलिड होता है. तो OET एग्ज़ाम जो है आपके देने के बाद ये 2 ईयर्स के लिए वैलिड होता है. ठीक है. अब हर किसी को OET को देने में इतना इंटरेस्ट क्यों है. स्पेशली नर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं OET एग्ज़ाम को देने के लिए. क्यों है, तो उसके एक बेनिफिट है एक्चुअली. OET एग्ज़ाम देने के बाद जैसे हम फॉरेन कंट्रीज़ में जहाँ भी जाते हैं जॉब करने के लिए, लाइक यूके हो गया एंड USA एंड अदर कंट्रीज़ में, तो बाकी कंट्रीज़ की तरह हमें कुछ जैसे ब्रोकर को बहुत कुछ ऐसा मनी नहीं देना होता है. हम OET एग्ज़ाम क्लियर करते हैं. OET एग्ज़ाम करने के बाद जैसे ही हम रजिस्टर करते हैं खुद को उस कंट्रीज़ के लिए, लाइक सपोज़ कि आपने OET एग्ज़ाम देने से पहले अपना जो रजिस्ट्रेशन किया
वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने जो एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया, तो जैसे ही आप एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, आपको ऑटोमेटिकली उधर से कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं। बिकॉज़ जब भी आप एग्ज़ाम देंगे ओईटी का, उससे पहले आपने वहाँ पे रजिस्टर किया होता है। जो यूके का जो रजिस्ट्रेशन है वहाँ पे नर्सेज़ के लिए या फिर डॉक्टर्स के लिए, व्हाटएवर जो कि कुछ भी है, आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन उसमें हम कर चुके होते हैं। तो जैसे ही हम सेलेक्ट हो जाते हैं एग्ज़ाम के लिए, तो वहाँ से हमें इंटरव्यूज़ के लिए, कॉल्स के लिए, या फिर जो एजेंट्स होते हैं, एक्चुअली यूके में आप मतलब जैसे जाते हैं ओईटी एग्ज़ाम देने के लिए, दैट इज़ वेरी बेनिफिट फॉर यू। क्योंकि वहाँ की जो कंट्रीज़ यूके की जो गवर्नमेंट है, उसने ऑलरेडी बहुत सारे एजेंट्स को मतलब लगा रखा है इस काम पे कि जो लोग भी ओईटी एग्ज़ाम क्लियर करते हैं उनको हेल्प किया जाए, और एट लो कॉस्ट या फिर कम बोला जाए एट नो कॉस्ट आपको वहाँ पर मतलब कि बुलाया जाता है कंट्री में कि आप एग्ज़ाम आपने क्लियर कर लिया है, आप इंटरव्यू दीजिए एंड जस्ट कम एंड सर्व आवर हॉस्पिटल और व्हाटएवर गिव आवर सर्विस। ओके, तो ऐसा होता है। खैर, इसके बारे में हम बहुत आगे डिस्कशन करके बात करेंगे कि क्या पूरा प्रोसीजर क्या होता है। फिलहाल मैं एक इंट्रोडक्शन के बारे में बता रही हूँ। हमारा अगला टॉपिक अब हम ये है कि भाई हम फॉर्म कैसे फिल करें। तो ओईटी एग्ज़ाम जो है नॉर्मली जो भी बच्चे देते हैं वो कोई ना कोई कोचिंग सेंटर तो ऑब्वियसली ज्वाइन करते हैं। तो जो कोचिंग सेंटर वाले हैं वो आपकी हेल्प कर देते हैं उसमें कि हाँ ठीक है, हम वो फॉर्म फिल कर देंगे या सो व्हाटएवर। लेकिन अगर आपने कोई फॉर्म फिल नहीं किया है, आप एग्ज़ाम मतलब खुद से उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर्म खुद से फिल करना चाहते हैं, तो oet.com पे आप जाइए और वहाँ जाने के बाद आपको उसमें पूरा उसमें सारा क्राइटेरिया दिखता है उसमें कि आपको जो भी मांगता है आप फॉर्म को फिल करते जाइए। उसमें स्लॉट बुक करने होते हैं कि आपको कौन सा स्लॉट चाहिए, मंथ के स्टार्टिंग का स्लॉट चाहिए या फिर मंथ के लास्ट का स्लॉट चाहिए। हाँ, एक नीड होती है कि ये जो मतलब एग्ज़ाम है, इसका जो जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे एग्ज़ाम देने के लिए, तो आपके पास खुद का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए या फिर किसी का भी हो तो चलेगा, बट क्रेडिट कार्ड से ही आप उसको उसका फ़ी पे करने के लिए दैट इज़ नीडेड। सेकंड थिंग कि आपको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। यू नीड पासपोर्ट। अगर आप ओईटी एग्ज़ाम देने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई योर पासपोर्ट, और जब पासपोर्ट आपके हाथ में आ जाता है उसके बाद ही आप इस एग्ज़ाम को मतलब इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कीजिए। बिकॉज विदाउट पासपोर्ट आपको आप ओईटी का फॉर्म फिल ही नहीं कर सकते हैं। लेट मी क्लियर दैट। तो इसलिए पहले पासपोर्ट फॉर्म फिल कीजिए, देन उसके बाद आप ओईटी का प्रिपरेशन के लिए या व्हाटएवर कुछ के लिए भी आप सोचिए, ठीक है। दैट इज़ सबसे फर्स्ट नीड जो है दैट इज़ पासपोर्ट। उसके बाद ही आप ओईटी एग्ज़ाम के बारे में सोचिए, ठीक है। तो आई थिंक मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशंस दे दी है कि आपको कैसे एग्ज़ाम क्या है, मतलब कितने पार्ट्स में डिवाइड एंड ऑल। एंड प्लीज़ अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है ये आपके लिए हेल्पफुल है, या फिर आपके कोई रिलेटिव है, व्हाटएवर जो कुछ भी आपके फ्रेंड्स हैं, अगर उनके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय, गॉड ब्लेस यू।